चलिए, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रोटेशनल मोशन। इसका एक और नाम है, इसका नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स कहने का मतलब, डायनेमिक्स जो हम लोग डील कर रहे थे एनएलएम में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, डायनेमिक्स मतलब जो मोशन के जो वजह होता है, जो कॉज होता है, वो लोग हम लोग डायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आखिर जैसे काइनेमेटिक्स में हम लोग जो है सिर्फ मोशन पढ़े, एक बॉल गिर रहा है, ठीक है ना, किस वजह से गिर रहा है, ये हम लोग नहीं पढ़ते, ये हम लोग पढ़ते एनएलएम में। तो डायनेमिक्स कहने का मतलब जो कॉज ऑफ, वजह क्या है, कॉज बेसिकली मोशन के कॉज क्या है, एक तो ये सब मुझे पढ़ने का है। और किसके बारे में पढ़ने का है, वो है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या है? एग्जाम्पल तौर पे जो भी मैक्सिमम चीज जो आसपास दिख रहा है, मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट सारे चीजें हमारे रिजिड बॉडी ही कह सकते हैं। ये जो हमारे हाथ में एक पेन है, ये भी एक रिजिड बॉडी ही है। वैसे परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं हो सकता है, परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं हो सकता। हम लोग कुछ एजम्पशंस लेकर के चलते हैं यहाँ पर, परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे क्यों नहीं हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सब हमारे क्या है, एक रिजिड बॉडी है। क्यों नहीं हो सकता है वो आपको पता चल जाएगा, क्यों नहीं ऑलमोस्ट मेरा रिजिड बॉडी हो सकता है। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी मतलब आपके पास ये मार्कर हो गया, ये फैन है, दीवार है, बोर्ड है, ये सब रिजिड बॉडी में आता है। तो क्या इसके पास प्रॉपर्टीज है? कुछ तो प्रॉपर्टीज है, कुछ बातें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो बोल रहा है, नो चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ द पार्टिकल। अगर कोई हमारे पास बॉडी है, लेट से यहां पर हमारे पास कोई तो बॉडी है, अगर इसके कोई भी दो, मतलब एक पॉइंट में यहां मार्क करो और एक पॉइंट यहां मार्क करो, लेट से ये ए पॉइंट है, लेट से ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी, ये फिक्स रहने वाला है, ये फिक्स रहने वाला है। अब मैं क्यों बोला कि रिजिड बॉडी नेचर में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो कि ये मोशन में, मान लो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या, मान लो कि ये हमारा जो है रोटेट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। हर एक पार्टिकल तुम्हारा एक क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन जो भी करता है कोई भी पार्टिकल, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। हो सकता है उस फोर्स की वजह से ये थोड़ा सा क्या कर जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा। कोई भी, जैसे ये पेन है और पेन को मैं रोटेट करवा रहा हूं, रोटेट करवा, सर्कुलर मोशन करवा रहा हूं, तो हो सकता है इसके पार्टिकल में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये थोड़ा सा इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाए। भले वो माइक्रोमीटर में आए, नैनोमीटर में आए, पिकोमीटर में आए, लेकिन आता तो है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी नेचर में नहीं होता है ना। तो हम लोग उस माइनर से चीज को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। खैर, तो रिजिड बॉडी में पहले हम लोग जो रिजिड बॉडी के बारे में क्या है, पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है कि दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज क्या होने वाला, मेरा फिक्स होने वाला है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर फिक्स है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्या है मतलब इसका, कि कहने, मान लो कि एक पे पास जो है ना वेलोसिटी इससे है, और दूसरे के पास मान लेते हैं ये है, ये भी मान लेते हैं v, इसको v मान लेते हैं, और ये v है हमारे पास। और अगर लेट से ये हमारे पास थीटा है, और ये भी हम मान लेते हैं थीटा ही मान लेते हैं, या फिर चलो थीटा 1 एंड थीटा 2, तो इसका जो एक कंपोनेंट है वो हो जाएगा v cos थीटा 1, एंड इसके एक कंपोनेंट हो जाएंगे v cos थीटा 2, और एक परपेंडिकुलर v sin थीटा 2, v sin थीटा 1। यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, इसके बीच में कोई भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या फिर अप्रोच नहीं होना चाहिए। नहीं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, या तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ तो डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, और अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हुआ तो वहां पर मेरा डिस्टेंस घट जाएगा। क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? बेसिकली अगर मैं यहां पर बोलूं कि अगर मैं ये 10 से चल रहा और ये 8 से चल रहा, तो क्या ये अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन हो रहा है? तो यहां तो अप्रोच हो रहा है। कितना अप्रोच, कितना से हो रहा है, 2 से अप्रोच हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए रिजिड बॉडी में। अगर ऐसा हुआ तो फिक्स तो रह ही नहीं पाएगा ना, ये जो डिस्टेंस है मेरा फिक्स नहीं रह पाएगा, ना तो सेपरेशन होना चाहिए ना तो अप्रोच। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूं यहां से कि लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दो पार्टिकल्स अलोंग दिस, जो ये आपका वेलोसिटी है वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी मैं बोल सकता हूं कि v cos
थीटा 1 इक्वल टू बी कॉस थीटा 2। ये मैं बोल सकता हूं, ये चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का थोड़ा सा ट्राई करेंगे हम लोग, क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए। तो अगर कोई भी बॉडी, जैसे रिजिड बॉडी की बात करें, इसमें एक खासियत ये है, मोशन ऑफ वन पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी इज आइदर सर्कुलर और इट इज एट रेस्ट। यानी कि अगर हम कोई सा भी रिजिड बॉडी ले लेते हैं, जैसे कि हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं और इसको मैंने v वेलोसिटी दिया, और इसके दो पॉइंट्स को हम देते हैं, थोड़ा सा इसको मैं लार्ज कर देता हूं। ठीक है, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। इन दोनों में अगर मैं A पर बैठ करके देखूं, मैं A पर बैठ करके देखूं, मैं बैठ करके देख रहा हूं, तो क्या मुझे B रेस्ट पर नजर आएगा? जो वेलोसिटी मैंने दिया, जैसे ये मार्कर है, ये चल रहा B वेलोसिटी से, B वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को देख रहा है, क्या उसको रेस्ट में नजर आएगा? ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है ना? हाँ, यहां तक बात समझ में आता है। लेकिन सर ये पॉइंट ठीक है, मोशन ऑफ वन पॉइंट लेट से यहां पर B फ्रॉम अनदर पॉइंट A ऑन अ रिजिड बॉडी इज आइदर सर्कुलर और इट इज एट रेस्ट। रेस्ट वाला कंडीशन हम लोग देख लिए कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ठीक है, रेस्ट वाला कंडीशन तो हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कब हो सकता है? अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई डिस्क है और इसके अबाउट ये ओमेगा भी है, और एक पार्टिकल यहां पर A है और एक सेंटर पर बैठा है। अब एक बात बताओ, अब रिजिड बॉडी का ही पार्ट B भी है और रिजिड बॉडी का पार्ट A भी है। तो जब B देखेगा A को, जब B देख रहा होगा A को, तो कैसा लगेगा? जब B देख रहा होगा A को, और ये रोटेट कर रहा है ना, तो जब B देख रहा होगा A को, तो क्या लगेगा? सर्कुलर लगेगा कि हाँ सर, सर्कुलर लग रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है ना? तो यहां पर अगर बैठ करके मैं देखूं, तो मुझे ये सर्कुलर दिखेगा कि ए क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो रिजिड बॉडी में यही दो चीज हो सकता है, तीसरा कुछ और चीज नहीं हो सकता है, कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में या तो वो रेस्ट पे लगेगा और या तो सर्कुलर मोशन में दिखेगा, तीसरा कुछ और नहीं हो सकता है। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो रिजिड बॉडी, तो पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि सर रिजिड सॉलिड सिलेंडर, डिस्क, रिंग, ये सब के मोशन का वजह क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं इस सब चीज में। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी को जानना बहुत जरूरी था, तो जो कि हम लोग जान चुके हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में, चूंकि सर्कुलर मोशन में खैर आप लोग पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कुलर मोशन वर्सेस रोटेशनल मोशन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो, रिजिड बॉडी जो डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी का जो मोशन होता है, रिजिड बॉडी मोशन की अगर हम बात करें, रिजिड बॉडी मोशन, तो इसमें 3 टाइप्स के मोशन आपको देखने को मिलेंगे मेजर। तो एक तो ट्रांसलेशनल, पढ़ चुके हो आप लोग, ट्रांसलेशनल। दूसरा रोटेशनल, और तीसरा कंबाइंड, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल।
ये 3 टाइप के मेजर देखने को मिले। तो बेसिकली थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ट्रांसलेशनल, मतलब कि अगर कोई भी बॉडी, अगर मेरे पास v वेलोसिटी से चल रहा है एक लीनियर पाथ में, इस बॉडी का हर एक पार्टिकल, इस रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल a b c d e f जितने भी पार्टिकल है सब का सब सेम वेलोसिटी से चलेगा। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये आप लोग जानते भी होंगे। बट हमें तो रोटेशनल मोशन के थोड़ा बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो रोटेशनल मोशन में अगर हम बात करें, अब हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या करते थे, हम लोग सर्कुलर मोशन में एक इंडिविजुअल पार्टिकल को ऑब्जर्व करते थे कि हाँ सर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल को पकड़ते थे। लेट्स से कि हमारे पास एक स्ट्रिंग था और इसमें मैंने एक बॉब, लेट से बॉब या फिर मास को इसमें अटैच कर दिया और इसको इसके अबाउट में क्या कर रहा हूं, सर्कुलर मोशन। तो हम लोग सर्कुलर मोशन एक इंडिविजुअली पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो कि इसमें तो लाखों, अनंत या इन्फिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर मौजूद हैं जो एक साथ सर्कुलर मोशन कर रहा है। यही होता है रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक इंडिविजुअली पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो इसमें एक साथ सारे सर्कुलर मोशंस कर रहे हैं, उसकी स्टडी करना, मतलब रिजिड बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करना, यही सब इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। तो देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग देख लिए कि एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं। रोटेशनल मोशन में एक साथ हम लोग बहुत सारे पार्टिकल का सर्कुलर मोशन का हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों अभी आएंगे, अभी इस पर आएंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं AOR, एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए जरा ध्यान से अगर हम एक बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक डिस्क है और लेट से कि ये ओमेगा से आपका, जैसे कि यहां वाला जो पार्टिकल है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं। मान लेते हैं कि ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यही क्यों है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस पार्टिकल, ये ऐसे कर रहा है, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इसकी एक पार्टिकल जो है इसका सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके का होगा ओके। और मान लेते हैं कि यहां पर कोई पार्टिकल है तो उसका सर्कुलर मोशन थोड़ा सा इस टाइप का होगा। एक और ले लेते हैं, तो ऐसे ऐसे तो लाखों हजारों होंगे, इतने पार्टिकल्स है, सब सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सारे सर्कुलर मोशन, मतलब इस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है इसको हम लोग, इसका कुछ सेंटर होगा, इसको हम C1 बोलेंगे। और ये वाले पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका जो सेंटर है ना, तो ये हम C2 बोल देते हैं। सिमिलरली इसका C3 बोल देते हैं। ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके सेंटर, जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके सेंटर को मैं मिला दूं, लाइन ज्वाइन कर दूं, तो वही क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आया? हाँ सर, एक बार फिर से मैं क्या बोल रहा हूं कि जब कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा होता है तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स है वो सब सर्कुलर मोशन कर रहा है। उस सब के सेंटर को क्या कर देना है, मिला देना है, लाइन को ज्वाइन कर देना है, और इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताना कि क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है आखिर हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करेगा या फिर बाहर भी लाई कर सकता है? क्या लगता है? पॉइंट नंबर 1, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, डज नॉट हैव टू, पहला पॉइंट, डज नॉट हैव टू पास थ्रू द बॉडी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि बॉडी के अंदर ही रोटेशनल एक्सिस लाई करना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर हम बात बोले, ये हमारा लेट से कि ये हमारे पास एक बॉटल है
और ये हमारे पास एक पेन है। तो अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करवा रहा हूं, है ना, अब देखो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। या फिर चलो मैं इसको इस तरह से करवा रहे हैं, तो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इस पेन के बाहर है, तो हम लोग नहीं बोल सकते डज नॉट हैव टू पास थ्रू द बॉडी, कोई जरूरत नहीं है कि हाँ। एक और पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो, डज नॉट हैव टू फिक्स्ड, फिक्स होना ये भी कोई जरूरी नहीं है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या देखा जाए, सर इस वाले केस में मस्त रोटेट कर रहा है इस तरह से, तो यहां तो फिक्स है, लीजिए सर ये तो फिक्स है, ये रोटेट कर रहा है, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर हम एक कार का टायर की बात करें, फिर कार जो चल रहा है उसके व्हील की हम लोग बात करें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो कार जो है वो तो रोटेट भी कर रहा है और साथ में चल भी रहा है। लेट से थोड़ी देर बाद ये यहां पर आ जाएगा। क्या आपको दिखा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले यहां था, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर आ गया है, मूव किया कि नहीं किया? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो, वो मोशन भी कर सकता है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज इसके बिना तो रोटेशन हमारा अधूरा है। क्यों, अभी हम लोग थोड़ी देर पर आते हैं। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है क्या है, कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है उसमें जितने भी पार्टिकल्स है, जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके सेंटर को लाइन को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, वही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट हैव टू पास थ्रू द बॉडी, बॉडी के अंदर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन हो ये कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है, ओके। एंड डज नॉट हैव टू फिक्स्ड, फिक्स हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, वो मूविंग भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा क्या है। चलिए, तो एक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, हमारे पास ना एक 10 kg का ब्लॉक है, इसको लेट से आपने कुछ तो एनर्जी दिया, लेट से ई एनर्जी हमने दिया इसको, और इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया, लेट से 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये एग्जाम्पल? अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 20 kg का बॉडी है एंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द बॉडी। जितना एनर्जी मैंने इसको दिया है उतना ही एनर्जी हम इसको भी देते हैं। तो ये सब लोग कॉमन सेंस से बता सकता है, सब लोग कॉमन सेंस से बता सकता है कि हाँ सर, अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए हैं तो अगर इसके पास 5 है और यहां पर मास ज्यादा है, थोड़ा कम आ जाएगा, लेट से लेस देन हमारा क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, लेट से तुम्हारा 1 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा 5 से तो कम ही आएगा। जितनी भारी ऑब्जेक्ट है, जितना भारी ऑब्जेक्ट है तो उतना हमको पेन होगा उसको हिलाने में, उसको मूव करवाने में, ये हम लोग जान रहे हैं। मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो समहाउ रिलेटेड टू द मास। ये कहते हैं कि मास अगर हमारा, देखते भी है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ mv², एंड अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देंगे तो मास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है हमारा v²। यानी कि अगर हम बात बोले कि जो काइनेटिक एनर्जी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, धीरे से बात समझ में आएगा मैं क्यों ये एग्जांपल ले रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहां पर। लेकिन अब यहां पर एक बात बताओ कि अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक, जैसे लेट से ये हमारे पास एक बॉटल है और इसको मैं यहां, चलो लेट से मैं बोल रहा हूं कि यहां पर पकड़ के रोटेट करवा रहा हूं, ये मान लेते रोटेट करवा रहा हूं,
उतना ही एनर्जी से मैं यहां पकड़ के रोटेट करवा रहा हूं, थोड़ा अलग हमें पेन होगा या फिर थोड़ा अलग दिक्कत होगा, थोड़ा सा अलग कष्ट होगा, जो बोलना है सो बोल सकते हैं। तो जब मास तो सेम है, बात समझिए। अगर मैं इसको एक एनर्जी दिया तो ये यहां से रोटेट किया, ठीक है, दिख रहा है। और मैं अगर यहां पकड़ के अगर हम सेम एनर्जी देते हैं तो आसानी से घूम रहा है। कहीं और पकड़ के घूमते हैं तो थोड़ा सा अलग मेहनत करना पड़ रहा है, थोड़ा अगर अलग पकड़ते थोड़ा अलग मेहनत करना पड़ रहा है। मास तो सेम है, मास तो सेम है ना। तो आप यहां पर एग्जांपल से जरा हम समझ लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, सेम मास का बॉडी है, और इसको एक बार यहां से पकड़ के इसको घुमाना मैंने चाहा, ये यहां से पकड़ के इसको मैंने घुमाना चाहा, तो देखा कि ठीक है, इतना मेरे को मेहनत करना पड़ रहा है। अब मैंने क्या किया कि अब हम इसको यहां पर एक्सिस रोटेशन मैंने ये कर दिया। अब फिर हम उतना ही एनर्जी दिए, देखें कि अलग मेहनत करना पड़ रहा है। अगर हम दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन किए, देखें कि हमको अलग मेहनत करना पड़ रहा है। एनर्जी हम सेम दे रहे हैं, मास भी सेम है। इसका क्या मतलब होता है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ मास रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके साथ कुछ और चीज है। और वो चीज क्या है वो अब हम लोग देखेंगे कि वो चीज होता क्या है। इसको एनर्जी के मेथड से ही हम समझेंगे कि क्या हो रहा है। देखो, लेट से कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक, जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लेते, चलो ये वाला एक्सिस ले लेते हैं आप लोग के सिंप्लिसिटी के लिए, ओमेगा। और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स है, लेट से ये m1, m2, m3 और ऐसे सो एन mn पार्टिकल है, nth पार्टिकल है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से अब देखो, ये जो अगर रोटेट कर रहा है तो ये एक अलग सर्कुलर मोशन करेगा, जिसका रेडियस जो होगा वो r1 होगा। सिमिलरली यहां पर m2 का डिस्टेंस r2 होगा, r3 होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे होंगे, सब क्या कर रहा है, सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। और क्या हम लोग जानते हैं, और एक्चुअली में ये अगर ओमेगा है तो सारे पार्टिकल का ओमेगा तो सेम रहेगा। अगर ये मान लो 10 सेकेंड में एक चक्कर लगा ले रहा है, एक रिवोल्यूशन लगा रहा है, तो m1 भी उतने ही सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन लगाएगा, m2 भी उतने। ओमेगा का मतलब तो यही होता है, ये सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि अगर इसके पास ओमेगा है तो सबके पास ओमेगा तो फिक्स है। लेकिन क्या चीज अलग है, तो सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी है और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, लेट से रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की एक लीनियर स्पीड होती है, दैट इज v इक्वल टू ये डिस्टेंस r इंटू ओमेगा। ये हम लोग जान रहे हैं, तो इस पर अभी हम लोग नहीं आते हैं। r ओमेगा सबकी एक लीनियर स्पीड होती है, ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें, तो क्या लिख सकते हैं, पहले पार्टिकल के क्या हम लोग हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर, ऐसे सो ऑन nth पार्टिकल का हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जो कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सबको ऐड हम लोग करते जाएंगे। ओके, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा, बट ओमेगा सबका क्या है, फिक्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरा आ रहा है, हाफ ओमेगा स्क्वायर को मैं कॉमन करता हूं, यहां से m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर, और इस तरह से सो ऑन nth पार्टिकल तक हमारा जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, अगर हम सेम ओमेगा हम सेम रखते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन लेट से मैं यहां ले आता हूं, ये चीज तो चेंज नहीं होगा। ओमेगा तो हमारा सेम है, क्या चेंज होगा,
ये चेंज होगा। मतलब ये चीज जितनी ज्यादा होगी आपको घुमाने में उतनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। आपने देखा कि यहां पर मास से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये m1r1 स्क्वायर mr² पर डिपेंडेंट है। तो इस चीज का एक नाम दिए हैं हम लोगों ने, जो काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन जो होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही जो चीज है इसको हम अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, अगर समेशन की बात करूं तो एम आई आर आई स्क्वायर, आई के वैल्यू 1 से लेकर के n, 1 पुट करेंगे m1r1 स्क्वायर, 2 पुट करेंगे m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, तो ऐसे करके nth पार्टिकल तक हमारा जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज जितनी ज्यादा होगी उतना तुमको एनर्जी देना पड़ेगा किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए। आई थिंक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, किसी भी बॉडी को अगर आपको रोटेट करवाना है तो कितना तुमको तकलीफ हो रहा है, कितना तुमको पेन हो रहा है, ये बतलाता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि आप ये मास में आप लोग जानते थे जो कि हाँ कम मास है तो आसानी से मूव कर जाता है, ज्यादा मास है तो थोड़ा दिक्कत से मूव करता है। लेकिन यहां पर अगर रोटेशनल में यह मास से काम नहीं चलता है, किससे काम चलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। हमें यह देखना पड़ेगा जितनी ज्यादा आई होगी उतनी ज्यादा तुमको घुमाने में प्रॉब्लम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इन द रोटेशन हमारा क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बच्चा वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, केजी मीटर